हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी की लगातार साइंस के प्रश्नों की लगातार जो सीरीज चलाई जा रही है उसी में ये अगली वीडियो है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर सभी वीडियो देख ले, क्योंकि इस तरह की यानी प्रश्नों की ही यानी आपके एग्जाम में इस तरह के ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उसी तरह के लगातार वीडियो हम बना रहे हैं जिससे आपके यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जाएं। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा यानी अच्छे से देखिए, क्योंकि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और यदि आपने अभी तक अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस वीडियो यानी इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहेंगी। और आरआरबी ग्रुप डी से संबंधित कोई भी अपडेट होगी तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। कर लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन ए 43, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 44, ऑप्शन डी 46। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? एक वो ऑप्शन आपका डी 46 होते हैं। कितने होते हैं? 46। एक सामान्य मानव शरीर कोशिका में क्रोमोसोम कितने होते हैं? तो 46 होते हैं। आपको बता दें कि जो क्रोमोसोम होते हैं उन्हें गुणसूत्र गुणसूत्र भी कहा जाता है। गुणसूत्र सभी वनस्पति व प्राणियों की कोशिका में पाए जाते हैं। इसमें सभी वनस्पति व प्राणियों की कोशिका में पाए जाते हैं। किसमें? सभी व्यक्ति और जैसे सभी यानी वनस्पति और प्राणियों की कोशिकाओं में ये पाए जाते हैं। और आपको बता दें कि ये जो गुणसूत्र हैं, गुणसूत्रों की जो संख्या है कितनी है? वो 46 होती है। इनमें से जो 22 जोड़े गुणसूत्र, कितने? 22 जोड़े गुणसूत्र। कितने? 22 जोड़े गुणसूत्र। आपको बता दें 22 जोड़े गुणसूत्र नर और मादा के समान होते हैं। कितने होते हैं? 22 जोड़े जो गुणसूत्र हैं वो कैसे होते हैं? नर और मादा के कैसे होते हैं? समान होते हैं। 23वें जोड़े के गुणसूत्र समान नहीं होते हैं। कौन से नंबर के? 23 नंबर के जो गुणसूत्र होते हैं वो कैसे नहीं होते? समान नहीं होते हैं। किसमें? स्त्री व पुरुष में। किसमें? स्त्री व पुरुष में जो 23वें यानी जोड़े के गुणसूत्र होते हैं वो कैसे होते हैं? समान नहीं होते हैं। जो पुरुषों में 23वां जोड़ा यानी पुरुषों में 23वां जोड़ा एक्स और वाई, क्या? एक्स और वाई। और महिलाओं में 23वां जोड़ा एक्स एक्स, क्या? पुरुषों में एक्स वाई और महिलाओं में एक्स एक्स होता है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी यानी जानकारी है जो आपके यानी इस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। जैसे गुणसूत्र यानी जो होते हैं वो कितने जोड़े एक समान होते हैं। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पुरुषों में 23वां जो जोड़ा होता है उसमें यानी कौन से गुणसूत्र होते हैं, तो आपको बताना है एक्स वाई। और महिलाओं का पूछा जाए तो एक्स एक्स, क्योंकि आपके इसमें 2 से 3 प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए इस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। नंबर 2, उस बिंदु का तगा नाम है जिस पर क्रोमोसोम में क्रोमैटिक जुड़ते हैं। ऑप्शन ए आपका न्यूक्लियोसोम, ऑप्शन बी सेंट्रोसोम, ऑप्शन सी सेंट्रोमियर और ऑप्शन डी आपका जीन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। आपका सही होगा ऑप्शन सी सेंट्रोमियर। क्या सही होगा? सेंट्रोमियर आपका यानी आंसर सही होगा। और आपको बता दें
प्रत्येक प्रत्येक गुणसूत्र प्रत्येक गुणसूत्र में एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है। क्या मिलता है? एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है। क्या मिलता है? एक प्राथमिक संकीर्ण मिलता है जिसे गुणसूत्र बिंदु या सेंट्रोमेयर कहते हैं। जैसे आपके गुणसूत्र होते हैं, जो ये गुणसूत्र आपको जैसे दिखाई दे रहे हैं ये, तो आपके जो ये बीच में ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट है, इसे क्या कहा जाता है? सेंट्रोमेयर कहा जाता है। और ये आपके जो ये आपके यानी गुणसूत्र है जिसमें ये अब बीच में जो पॉइंट दिया गया इसे ही सेंट्रोमेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए झुर्रीदार बीज, ऑप्शन बी गोल फली, ऑप्शन सी हरी फली, ऑप्शन डी गोल बीज। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन ए झुर्रीदार बीज। मटर के पौधे में पाया जाने वाला गुण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो झुर्रीदार बीज नहीं है। मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। और आपको बता दें जो ये मेंडल, इनका पूरा जो नाम है वो ये नाम है ग्रेगर मेंडल। क्या नाम? ग्रेगर मेंडल ने मटर के पौधे के उन लक्षणों पर विचार किया जो सर्वथा विपरीतार्थ थे। नंबर 4, आनुवांशिकी सामग्री के वाहक हैं। ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी जर्म कोशिका, ऑप्शन सी युग्मक, ऑप्शन डी आनुवांशिकी। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए जीन। जीन आनुवांशिकी सामग्री के वाहक है। जीन सभी जीवों में आनुवांशिकी लक्षणों के संचरण वाहक होते हैं। क्या होते हैं? जीन सभी जीवों में आनुवांशिकी लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं। सभी जीवों में आनुवांशिकी लक्षण का नियंत्रण एवं संचरण सभी जीवों में आनुवांशिकी लक्षणों का नियंत्रण आनुवांशिकी लक्षणों का नियंत्रण आनुवांशिकी लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवांशिकी इकाइयों द्वारा होता है। आनुवांशिकी इकाइयों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? आनुवांशिक इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल ने इन्हें कारक जबकि जॉनसन ने जीन कहा। मेंडल ने इन्हें
कारक व जोहानसन ने जीन कहा। जोहानसन ने जीन कहा। तो आपको बता दें, जीन सभी जीवों में आनुवंशिकी लक्षणों के संचरण के वाहक होते हैं। सभी जीवों में आनुवंशिकी लक्षणों का नियंत्रण एवं संचरण आनुवंशिकी इकाइयों द्वारा होता है। मेंडल यानी ग्रेगर मेंडल ने इन्हें यानी क्या कहा, कारक, और जोहानसन ने जीन इन्हें कहा। क्या कहा, जीन इन्हें कहा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों का उगाना कहा जाता है। ऑप्शन ए पुनः निर्माण, ऑप्शन बी द्वय विचर विखंडन, ऑप्शन सी टिश्यू कल्चर, ऑप्शन डी बहु विखंडन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा आपका? सी। कौन सा? टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर वनस्पति भागों या बीजों के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नए पौधों को उगाना कहा जाता है। बता दें, टिश्यू कल्चर या पादप ऊतक संवर्धन एक ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। आपको बता दें, टिश्यू कल्चर या पादप संवर्धन एक यानी ऐसी तकनीकी है जिसमें किसी भी पादप ऊतक जैसे जड़, तना, पुष्प आदि को निर्मित परिस्थितियों में पोषक माध्यम पर उगाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? ऑप्शन ए 44 गुणसूत्र प्लस XX, ऑप्शन बी 44 गुणसूत्र प्लस XY, ऑप्शन सी 44 गुणसूत्र प्लस XX, वो ऑप्शन सी आपका 22 गुणसूत्र प्लस XX या ऑप्शन डी 22 गुणसूत्र प्लस XY। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो? ऑप्शन आपका ए यानी 44 गुणसूत्र प्लस XX। क्या एक नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र क्या होते हैं? 44 गुणसूत्र प्लस XX। तो ये आपके कितने हुए? यानी आपके 46 हुए। कितने? 46। आपको बता दें, पुरुष में 44 गुणसूत्र प्लस XY। क्या? XY किसमें? पुरुष में, और महिलाओं में क्या होते हैं? 44 गुणसूत्र प्लस XX होते हैं। प्रश्न नंबर 7। आनुवंशिकी लक्षणों को जीन समूह में को कहते हैं। ऑप्शन ए फिनोटाइप, ऑप्शन बी प्रबल जीन, ऑप्शन सी एलील्स या ऑप्शन डी जीनोटाइप। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए फिनोटाइप या प्रबल जीन या एलील्स या जीनोटाइप। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही ऑप्शन डी जीनोटाइप। आनुवंशिकी लक्षणों के जीन समूह को क्या कहते हैं? तो जीनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं? जीनोटाइप कहते हैं।
और आपको बता दें किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवांशिक लक्षणों को दृश्य रूप कहते हैं। क्या कहते हैं? दृश्य रूप कहते हैं। यानी दृश्य रूप मतलब फिनोटाइप। क्या कहते हैं? फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप कहते हैं। परंतु इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन्स जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को जीन रूप कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लंबा या बौना तना तने की लंबाई के लक्षण का दृश्य रूप है, यानी फिनोटाइप है। किसी जीव में विकसित और प्रदर्शित आनुवंशिक लक्षणों को दृश्य रूप फिनोटाइप कहते हैं। परंतु इन लक्षणों के लिए जिम्मेदार जीन्स की जोड़ी को जीन रूप कहते हैं। जैसे लंबा, बौना तना यानी तने की लंबाई, यानी इन लक्षणों का दृश्य रूप है। जैसे अभी कोई तना है, उसकी यदि लंबाई जैसे कम है या ज़्यादा है या वो मतलब जैसे छोटा है तो उसे क्या कहते हैं? तो दृश्य रूप या फिनोटाइप कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। लैंगिक प्रजनन में का शामिल होते हैं। ऑप्शन ए समान लिंग 2 जनक, ऑप्शन बी विपरीत लिंग 1 जनक, या ऑप्शन सी आपका विपरीत लिंग 2 जनक, या ऑप्शन डी कोई भी लिंग 1 जनक। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी विपरीत लिंगों और 2 जनक। लैंगिक प्रजनन का शामिल होते हैं तो विपरीत लिंगों तथा 2 जनक शामिल होते हैं। आपको बता दें कि जो प्रजनन प्रक्रिया होती है वो 2 प्रकार की होती है। कितनी? 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है, जो 1 अथवा 2 जीवों की के भागीदारी पर आधारित है। पर आधारित होती है। जो एकल जनक द्वारा एकल जनक द्वारा युग्मक निर्माण की भागीदारी के साथ
इसकी अनुपस्थिति में हो तो इसकी अनुपस्थिति में हो तो प्रजनन अलैंगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक कहलाता है। और आपको बता दें, जब दो जनक की जैसे या विपरीत लिंग वाले प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, जिसमें नर व मादा, क्या नर व मादा जैसे भाग लेते हैं, तब यानी उसे क्या कहा जाता है? तब गैमीट युग्मन होता है। क्या होता है? गैमीट युग्मन होता है। दो प्रकार की यानी ये होती है, जिसमें एक या एक अथवा दोनों में भागीदारी अलैंगिक आधारित है। जो एक जनक द्वारा युग्मक यानी जैसे होता है, उसे यानी क्या कहा जाता है? निर्माणाधीन की भागीदारी के लिए यानी उसे क्या कहा जाता है? उसे मतलब अनुपस्थिति में हो तो अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। और जो आपके यानी दो जनक वाले होते हैं, उसे विपरीत लिंग वाले वो प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें नर और मादा यानी वो उसे गैमीट युग्मन यानी होता है, और ये यानी लैंगिक प्रजनन कहलाता है। क्या कहलाता है? लैंगिक प्रजनन कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं। ऑप्शन में ए 46, ऑप्शन बी 24, ऑप्शन सी 23, ऑप्शन डी 48। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो आपका सही होगा ऑप्शन सी 23। एक मादा युग्मक में क्रोमोसोम होते हैं तो 23 यानी 23 मतलब एक तरह से जोड़े होते हैं। कितने जोड़े होते हैं? 23। और आपको बता दें कि 22 जोड़े नर व मादा में समान होते हैं। और जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा, उसमें पुरुष XY, महिला XX यानी गुणसूत्र होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता ला सकता है? ऑप्शन ए बीजांड द्वारा जनन, या ऑप्शन बी लैंगिक, या ऑप्शन सी पुनर्जनन, या ऑप्शन डी मुकुलन। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी लैंगिक। किस प्रकार का पुनर्जनन अधिक विविधता लाता है? तो लैंगिक। क्या लाता है? लैंगिक अधिक विविधता लाता है। और आपको बता दें, जो लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा क्या लैंगिक जनन प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है। विविधता अधिक पाई जाती है। क्या होता है? विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि ये युग्मजन के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक अलग अलग होते हैं। किस तरह के होते हैं? अलग अलग होते हैं। आपको बता दें, लैंगिक जनन प्रक्रिया
द्वारा उत्पन्न जीवों में विविधता अधिक पाई जाती है, क्योंकि इनके यानी युग्मजन के लिए निर्माण में भाग लेने वाले दोनों युग्मक कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार वीडियो देखने के लिए अपने इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यदि आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की लगातार आपको वीडियो मिलती रहेगी। इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे और भी अभ्यर्थियों को इस तरह के प्रश्नों के बारे में जानकारी हो सके। साथ के साथ आपके जैसे जितने भी पहचान में अभ्यर्थी हैं या आपके रिलेटिव हैं या आपके दोस्त हैं जो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी को अपने इस YouTube चैनल से जोड़ें। क्योंकि जब यानी ज़्यादा अभ्यर्थी जैसे एक साथ यानी जैसे इस तरह के प्रश्नों के उत्तर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि हमारी किस लेवल की जैसे तैयारी है और हमें कितना यानी तैयारी करनी चाहिए, जिससे हमारा एक अच्छा स्कोर होगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियो आपको ये लगा हो कि हाँ ये यानी प्रश्न हमारे अच्छे से समझ में आ गए, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।